अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नादरीन, इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की जद में हैं। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसके बाद आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने और आर्मी चीफ साहब ने शांगला, स्वात और बुनेर का दौरा किया और वज़ीर आज़म साहब ने जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकातें भी की और उनमें चेक्स भी तकसीम किए और उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू भी की। जो गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात होती है उस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ पंजाब के अंदर जो पहले सूरत हाल पैदा हुई इस्लामाबाद के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सड़कें हैं वो बह गई हैं और इसी के साथ साथ कई शहर हैं जिनका आपस में इस वक्त जो ज़मीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। आमदो रफ्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कई शहर हैं जिनकी आपस में लोगों की जो आमदो रफ्त है वो मुसलसल तौर पर कई दिनों से मुअत्तल है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो हुकूमत के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से ये सूरत हाल है लेकिन अभी तक कोई इमदाद जो है वो हुकूमत की तरफ से उनको नहीं मिली। साथ ही साथ जो सड़कें हैं वो बहाल नहीं हो सकी। जमील नगरी साहब ने वहाँ पर कुछ लोगों से गुफ्तगू की है जो मकामी लोग हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ख़दशात हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से खुश हैं या वो उनके मुतालबात क्या हैं, पहले वो सुन लेते हैं फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 14 अगस्त को 3 बजे जो कुदरती आफत पेश आई उसमें एक जमा मस्जिद, एक जमात खाना और तकरीबन 100 के करीब हाउस होल्ड जो है घर तबाह हो गए हैं। बाकी तमाम दाइन में जो जितने भी ज़मीन आपके सामने है कोई 1 इंच भी नहीं बची है कि इस आफत से हम बच सकें। कि ब्रिज का मामला इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हम हेडकोार्टर के साथ लिंक हो। स्टील ब्रिज सरी दस्त हमें चाहे और मुस्तकिल तौर पर हम चाहते हैं कि आरसीसी ब्रिज हमारे लिए बनाया जाए। दूसरी बात, पानी का बहुत बड़ा इशू है और ये पानी थोड़ा गंदा है लेकिन हम खुद बहैसियत कौम इस पानी को खुद कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद आप के तहत। कोशिश ये किया जाए कि हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। तमाम बच्चे चटुरखंड में स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, जिससे हम महरूम हो गए हैं। तो हुकूमत को चाहे हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है और उसके साथ खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान से हमारी पुरजोर अपील है कि किसी ग्रांट के थ्रू भी हमें लिंक किया जाए और एकेडियन के जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि हमें चटुरखंड के साथ फ़ौरन जल्दी से जल्दी लिंक किया जाए। एक ही मुतालिबा है कि हमें जल्द अज जल्द टेम्परेरी चटोरखंड के साथ किसी स्टील ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाए ताकि हम जल्द अज जल्द अपनी तालीम को, हमारे बच्चे अपनी तालीम के लिए वापस चले जाए। 21 जवान यहाँ मुख्तलिफ़ महाज़ों में जाम शहादत नोश की हैं और यहाँ के लोग सारे गाज़ी हैं और पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार है। इनके लिए एक आरसीसी ब्रिज की ज़रूरत है। 100 से ज़्यादा घराने यहाँ मुतासिर हो गए, इनके घर फुली डैमेज हो गए हैं, उनको फौरी रिलीफ की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे बच्चे जो तालीम से महरूम होकर रह गए, चटोरखंड जाना पड़ता था, वहाँ से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है, इनको किसी तरह से बहाल किया जाए। तो तीसरी बात यह है कि नुकसानात तो बहुत ज़्यादा है। ग्लेशियर की आउटबर्स्ट की वजह से बहुत सारी तबाही मचा दी सैलाब ने और बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, उनकी ज़मीनें उजड़ गईं और मकानात उजड़ गए। लेकिन इस वक्त ये मुतासरीन जितने भी मुतासरीन हैं इस वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, जिन्होंने सैलाब के खौफ की वजह से अपने घर खुद उखाड़े हैं और उसकी वजह से वो इस वक्त खुले आसमान के नीचे टेंटों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए पीने का पानी और दूसरे खाने पीने की अशिया मुयसर नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई खातिर ख्वाह उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी तक इरिगेशन के चैनल और पानी पीने के पानी के जितने भी सोर्सेस हैं वो बहाल नहीं हो सकी हैं। मेरे खुद में आप देख सकते हैं कि KKH का एक मेन हिस्सा कट के नीचे दरिया में चला गया है, जिसकी वजह से पूरा कम्युनिकेशन जो पाकिस्तान और चाइना के साथ इस KKH को मिलाता है वो भी कट गई है, वो भी मुतासिर हो गई है। जब ये सैलाब की जद में हमारा गिलगित बल्तिस्तान था तो उस वक्त हमारा चीफ मिनिस्टर बाहर मुल्क के दौरे पे था
ان کو فکر نہیں تھی کہ اپنے علاقوں میں جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے مطالبات ہیں، وہ جو حکومت کے اقدامات ہے اس سے وہ خوش بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ فوری طور پر جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ کنیکٹیوٹی کا ہے کہ جلد سے جلد جو برجز تباہ ہوئی ہیں ان کو بحال کیا جائے تاکہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو کل سے صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج MQM کی جانب سے اور جو دیگر رہنماؤں کی جانب سے گفتگو آئی وہ بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ کل کی صورتحال کے بعد MQM مسلسل پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی ان تنقید یا ان چیزوں کو مسترد بھی کر رہی ہے جو سوالات MQM کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو حال ہی میں جو عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو سزائیں ہوئیں، اس کے بعد ان کو نااہل قرار دیا گیا، جس کے بعد اس وقت سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق عمران خان صاحب نے 2 ناموں کی منظوری دی ہے اپوزیشن لیڈرز کے لیے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا نام انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے دیا ہے، اور اسی طرح سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب کا نام جو ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس پر حکومت مانتی ہے یہ نام، یا اس پر کوئی مشاورت ہوگی، یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جیسے پہلے کچھ نام دیے گئے تھے تو اس پر حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے، تو اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے جب ضابطہ طور پر نام دیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو کراچی کی صورتحال جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پر اب تنقید کی جا رہی ہے MQM کی جانب سے پیپلز پارٹی کے اوپر، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ بریک کے بعد امین الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور جو کراچی کی صورتحال ہے اور جو MQM کے تحفظات ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت MQM کے سینئر رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین الحق صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم نے پریس کانفرنس بھی آپ کی سنی جو فاروق ستار صاحب نے کی، جو کل سے کراچی میں بارشوں کے بعد ایک سندھ حکومت کے اوپر تنقید سامنے آ رہی ہے۔ اس میں ایک تاثر تو یہ ہے کہ یہ تو کلائمیٹ چینج ہے، تو اس کے اوپر جو سندھ حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اس وقت جو ان بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے؟ دیکھیں نادر، میرا خیال ہے کہ پچھلے 18 سال سے سندھ حکومت بلا شرکت غیرے سندھ پہ حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 4.5 سال سے دیکھتے ہیں تو یہ مرتضی وہاب صاحب پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے 2-2.5 سال، اور 2 سال سے میئرشپ بھی ان کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا ہے، اور کراچی کے اندر اگر لگ بھگ 200 ملی میٹر بارش پورے دن میں ہوتی ہے تو پورا کراچی کا انفراسٹرکچر تباہی بربادی کے دانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 18 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے اس کو لگ بھگ 22,000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ سے NFC کے مد میں ملتے ہیں۔ 95% سندھ گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ کراچی کے ٹیکس سے پلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے ہزاروں ارب روپے جب حاصل ہوتے ہیں تو یہ کراچی پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کے پاس ویژن نہیں ہوگا، آپ کی سوچ آگے نہیں ہوگی، آپ براڈ مائنڈ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ جو عمل کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے یہی حال نظر آتا ہے کہ آپ شہرہ فیصل دیکھیں، آپ شہرہ پاکستان دیکھیں، حتیٰ کہ ابھی آج سے میرا خیال ہے چند ہفتے پہلے جو ہے، غالباً 5 ہفتے پہلے جو ہے شہر بھٹو یعنی ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح کیا گیا۔ اس کی حالت جا کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ ابھی چند دن پہلے لیاقت آباد میں جماعت اسلامی کا جو ناظم ہے اس نے روڈ کا افتتاح کیا، وہ روڈ ختم ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، ول نہیں ہے، تو پھر یہ جو صورتحال کراچی کے عوام کے ساتھ ہے یہی صورتحال رہے گی۔ بارش ہونے کے بعد پوری لیکن امین الحق صاحب، یہ جو مرتضی وہاب صاحب نے، سعید غنی صاحب نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں جن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سڑکیں ہیں جو کل پانی کی نظر ہو گئی تھیں یا جہاں پر پانی تھا وہ بالکل کلیئر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سڑکیں کلیئر ہو چکی ہیں؟ آپ کو جو ریپیٹ اٹ اگین، آپ کی آواز کٹ رہی ہے ذرا۔ جی امین الحق صاحب، میں نے کہا جو سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں کہ یہ سڑکیں وہ ہیں جن کے اوپر ان پر تنقید ہو رہی تھی، وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیئر ہیں۔
बड़े मज़े की बात है कि पूरे कराची के अवाम जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों के तादाद में रात सड़कों पे गुजारी है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ख़वातीन अपने घरों पे नहीं पहुँचे, कि वो अपने ऑफिसेज़ में रही है। सिर्फ़ और सिर्फ पूरे दिन से लेकर रात तक MKM के नौजवान कारकुनान MPs मैंने सड़कों पर मौजूद रहे, लोगों को हेल्प करते रहे हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो आपके जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इंक्लूडिंग आपका चैनल भी है, तमाम दिन मेरा ख्याल है कल फुटेज दिखाता रहा, कहीं पे 3 फुट, कहीं पे 4 फुट, कहीं पे 6 फुट पानी जमा था। और आज अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड क्लियर है, तो बड़ी हैरानकुन बात है। होना क्या चाहिए था कि जब बारिश हो रही थी तो मेयर साहब को बाहर निकलना चाहिए था, मिनिस्टर साहब को बाहर निकलना चाहिए था। उस वक्त एयर कंडीशन के मज़े ले रहे थे। इस शहर को जो ओन करती है दरअसल वो MKM करती है। MKM के कारकुनान, MKM के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, टॉप लीडरशिप सड़कों पर मौजूद थी, अपने अवाम के दरमियान मौजूद थे, उनकी खिदमत कर रही थी। लेकिन सवाल ये बनता है ना कि ये सूरत हाल क्यों दरपेश हो रही है? जब 18 साल से आपकी हुकूमत है, आपके पास पैसे कोई इशू नहीं है, हाँ अरबों रुपए आपके पास मौजूद है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जाते? अब आप देखें मेयर साहब की 2 बड़ी मतदाद बातें हैं। आज से 6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे पहले 1 दिन और 7 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि कराची का नाला जो है वो 70 से 80 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर लेगा। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बिल्कुल 80 मिलीमीटर से कम करके 40 मिलीमीटर पर लेकर आ गए। अरे भाई, आपको किसने रोका है? अमीनुल्लाह साहब, ये जैसे आपने जिक्र किया मुख्तलिफ शाहराहों का या बजट के हवाले से, वोट ना देने के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये भी दावा कर रही है ना कि बारिश के दौरान मेयर साहब जो हैं वो भी सड़कों पर मौजूद रहे, CM साहब ने रात दौरा किया, शर्जील मेमन साहब और पूरी समझे कि काबीना के जो मेंबर्स थे वो भी थे। तो आप समझते हैं कि ये तनकीद जायज़ है कि वो घरों में बैठे रहे या ऐसी में बैठे रहे? देखिए नादिर, हमें समझना पड़ेगा कि आज जो भी सूबाई वज़रा यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, उनमें से कोई भी कराची में नहीं रहता है और वो कराची को ओन भी नहीं करते हैं। ये मेरा ख्याल है मंडे आते हैं और थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। कराची के अवाम ट्रैफिक जाम में फंसना, बारिशों में मुसीबत उठाना, ये कराची के अवाम को लगता है कि मुकद्दर में लिख दिया गया इन नाहलों की बिना पर। आप देखिए कि कल सुबह बारिश शुरू होती है और उसके बाद बिल्कुल बारिश जो है 11 के करीब खत्म हो जाती है, 11:30 पे। फिर दोपहर के 1:15 बजे बारिश शुरू होती है, कोई एक आदमी बाहर नहीं निकला। चीफ मिनिस्टर साहब रात के 12 बजे दौरे पे निकलते हैं जब बारिश खत्म हो चुकी होती है, और वो दौरा करके जिसे कहते हैं कि फोटो सेशन करके वो अपने चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंच जाते हैं। उसका वाइस वर्सा देखिए कि MKM के कारकुनान दोपहर से लेकर हर इलाकों के अंदर मौजूद थे। MKM के अरकान कौमी असम्बली मौजूद थे, डॉक्टर फारूक सत्तार हो या गवर्नर हो, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे, लोगों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते चले आ रहे थे। साथ साथ हम के इलेक्ट्रिक के लोगों से भी राब्ते में थी कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक खुलवानी है, कहाँ पे बंद करवानी है, ये तमाम चीजें MKM कर रही थी। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब आपके पास सालाना NFC यानी कि अगर हम 2024 को देखते हैं तो 1800 अरब रुपए NFC से सिंध गवर्नमेंट को मिला है। और जैसे मैंने कहा कि 95% जो सिंध हुकूमत के अखराजात जो कराची के टैक्स से पलता है, तो वो कुछ पैसे कराची में इन्वेस्ट तो करे ना, 100 अरब लगा दे, 200 अरब लगा दे। लेकिन सर फिर पीपल्स पार्टी तो फिर ये भी कहती है कि ज्यादा वक्त तो फिर कराची जो है वो MKM के हवाले रहा है, MKM की वहां पर हुकूमत रही है। देखो मेरा ख्याल है कि नादिर, लेट मी करेक्ट द थिंग, ठीक है ना। 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध में हुक्मरानी करती चली आ रही है। MKM 2012 के पास सिंध में अपोजिशन जमात का हिस्सा रही है और इसी तरीके से पिछले 5 साल से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास है। तो साफ नजर आता है ना कि तीनों टियर यानी कि वजीर आला भी उनका है, वजीर बल्दियात भी उनका, मेयर भी उनका है। ये जिम्मेदारी बनती किसकी? यस, हम अपने कराची को ओन करते, अपने अवाम को ओन करते और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने अवाम के दरमियान मौजूद रहे। हमारे पास इख्तियार हो या ना हो, हमारे पास काम करने के जिसे कहते हैं कि हमारे वसाइल पे काबिज नहीं है। हम वसाइल पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिज है, एडमिनिस्ट्रेशन पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत काबिज है, लेकिन इसके बावजूद MKM के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या MKM का जो जिम्मेदार है अवाम के दरमियान मौजूद रहता है। यही वजह है कि पिछले 40 सालों से जब जब ऐसे मौके पर हम अवाम के दरमियान रहते हैं तो रिटर्न में पर MKM को वोट भी मिलता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जो पिछले 4 दहाइयों से शहरी सिंध पर मतलब जिसे कहते हैं
عوام کے دلوں پہ جسے کہتے ہیں راج کرتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ عوام بدلے میں اس کو ووٹ بھی دیتی ہے. تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کراچی کا، حیدرآباد کا انفراسٹرکچر تباہ و بربادی کے دہانے پہ لانے والے یہ سندھ حکومت ہے. اور سندھ حکومت کے بعد وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وسائل کا صحیح استعمال کرنا اصل بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کی نظر میں امین الحق صاحب ان تمام ایشوز کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں سمپل سی بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر جس کا ہونا کیا چاہیے کہ جب آپ کو ڈیولپمنٹ پیکج بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کراچی کے عوام کو آن بورڈ لیں، کراچی کے اراکین کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کو، حیدرآباد کے عوام کو، حیدرآباد کے اراکین قومی اسمبلی کو آن بورڈ لیں، اور میک شیور کریں کہ آپ تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، جسے کہتے ہیں کہ ایم کے دشمنی کی بنیاد پہ مطلب کوئی کارکردگی نہیں دکھانی ہے، بلکہ آپ نے سب کو ساتھ لے کر شہر کی بہتری کے لیے. دیکھیں ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، تو کراچی کی ترقی جو ملک کی ترقی میں جڑی ہوئی ہے، تو ہمیں ہر صورت میں اس شہر کی بہتری کے لیے، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے، کراچی کے عوام کے پانی کا مسئلہ ہو، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، اسکول کا مسئلہ ہو، داخلے کا مسئلہ ہو، یا روزگار کا مسئلہ ہو، تو آپ اگر ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیتے ہیں، شہر کے نمائندوں کو آن بورڈ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن امین الحق صاحب آج جو پریس کانفرنس میں بات ہوئی، یا پیپلز پارٹی آپ پر تنقید بھی کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آج فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کراچی کو الگ صوبہ بنانے یا سندھ سے الگ کرنے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ خود پیپلز پارٹی نے کی ہے. تو آپ کی نظر میں کس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کو الگ کرنے کی بات کر رہی ہے؟ دیکھو نادر، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ ترقی کرے. جب سندھ ترقی کرنے کی بات کرتے ہیں تو کراچی بھی ترقی کرے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے، حیدرآباد کے عوام کو روزگار نہیں دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں میڈیکل پروفیشنل کالجز میں داخلے سے روکا جاتا ہے، کراچی میں کوئی انفراسٹرکچر کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے. آج جسے کہتے ہیں 21ویں صدی میں رہ کر کے بھی ہم کیا ہے چنکی رکشے پہ سفر کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے جو پانی کے مسئلہ ہو، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، میٹرو کا مسئلہ ہو، ان کے کسی جگہ پر بھی ہمیں نظر آتا ہے ایسا کہ سوتیلی ماں کا سلوک کراچی اور حیدرآباد کے عوام سے کیا جا رہا ہے. تو پھر کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں نا کہ ہم جب آپ ہمیں اون نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں الگ مسئلہ حل کر کے دیں. لیکن آج بھی ایم کیو ایم کی پالیسی ہے کہ یس، ہم ابھی سندھ کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ یس سندھ ترقی کرے، کراچی ترقی کرے. لیکن ہاں، جیسا فاروق بھائی نے کہا کہ آپ کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں اون نہیں کرتے ہیں. تو کراچی کے عوام میں کل اگر آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں ناظر، تو آپ ایسے کمنٹ دیکھیں گے. کراچی کے عوام تو مطلب پریشان حال میں ہی مطالبہ کریں گے نا کہ بھائی آپ ہمیں اون نہیں کرتے، پر ہمیں الگ کر دیں، ٹھیک ہے، ہمیں الگ ایڈمنسٹریٹو صوبہ بنا دیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تک کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ سب کو اون کرے، سب کو ساتھ لے کر چلے. ٹھیک ہے، لیکن ایک آخری سوال سر، آپ نے ذکر کیا تعلیمی اداروں اور ایڈمیشن کے حوالے سے، تو حال ہی میں گورنر صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس پر پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی، باقیوں نے بھی، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کے بعض علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کے ایڈمیشن اپنے بچوں کو دلواتے ہیں، تو ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو نادر، ہم کیا کہتے ہیں، اگر کراچی کا بچہ ہے تو کراچی کا بچہ کہاں تعلیم حاصل کرے گا؟ اگر وہ لیاقت آباد میں رہتا ہے، نیو کراچی میں رہتا ہے، بنس روڈ پہ رہتا ہے، لانڈی میں رہتا ہے، اورنگی میں رہتا ہے، تو وہ تو انہیں اسکولوں میں، انہیں تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرے گا نا. آپ ہمیں داخلہ لاڑکانہ میں نہیں دیتے، آپ ہمیں بچوں کو داخلہ آئی بی اے سکر میں نہیں دیتے، آپ یہاں کے بچوں کو داخلہ دادو میں نہیں دیتے، تو وائس ورثہ یہ ہونا چاہیے نا. ہم تو منع نہیں کرتے، لیکن پہلے کراچی کے بچوں کو کراچی کے تعلیمی اداروں میں داخلہ مل جائے، اس کے بعد دوسروں کو ملے. سیم چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکانہ میں بھی ہونا چاہیے، پہلے لڑکانہ کے بچوں کو داخلہ ملنا چاہیے، بدین کے بچوں کو داخلہ ملنا چاہیے. اگر وہاں سیٹیں بچ جاتی ہے تو آپ کراچی کے لے لیں. تو اس کے اوپر میرا خیال کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، کوئی لسانیت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرٹ کی بات ہے. اگر لاہور لے لیں، پشاور لے لیں، اگر لاہور کے بچوں کو داخلہ لاہور میں نہیں ملے گا، پنڈی کے بچوں کو پنڈی میں داخلہ نہیں ملے گا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ سیم کنڈیشن کراچی کے ساتھ ہے. کراچی جب 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، بچہ کہاں تعلیم حاصل کرنے جائے گا؟ اس کا پہلی پرائرٹی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کراچی یونیورسٹی میں داخلہ ملے، لا میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ملے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ملے. اب انہیں داخلہ اگر نہیں ملے گا اور باہر سے بچے آ کے تعلیم حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، اس کے دل میں لاوا پھیلے گا نا، وہ بغاوت کی بات تو کرے گا.
تو ان چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس صوبائی حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے, وفاقی حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے, مختلف حلقوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کراچی کا بچہ, کراچی کا نوجوان, کراچی کا طالب علم کو کراچی میں داخلہ ملنا چاہیے. اگر سیٹیں بچی تو بالکل اب اس کے بعد اب سندھ کو دے, پورے پاکستان کو دے. چلیں ٹھیک ہے. امین الحق صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. امین الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, امین الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے یا جو ان کے تحفظات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اس وقت ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ وقت نکالنے کا. اس وقت کراچی کے اندر جو ہم کل سے صورتحال دیکھ رہے ہیں, جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کئی ماہ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, ایڈوائزری جو ہے وہ بھی جاری کی گئی تھی حال ہی میں. یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت یہ جتنی امکانات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کراچی میں بھی بارش ہو سکتی ہے, کوئی سیلاب کا خطرہ بھی ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت تیار تھی اور جو ایڈوائزری تھی, جن امکانات کا اظہار کیا جا رہا تھا, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت کی تیاریاں مکمل تھیں؟ تھینک یو نادر. بالکل سندھ حکومت تیار تھی, اور اگر ہم تیار نہ ہوتے تو کل رات کو 12 بجے کے قریب شاہراہ فیصل, جو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, یہ لوگ بہت عام بات کرتے ہیں کہ شاہراہ فیصل کراچی نہیں ہے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ شاہراہ فیصل کراچی نہیں, لیکن شاہراہ فیصل اس شہر کی شہرہ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ کراچی کے لینتھ اینڈ بریتھ شاہراہ فیصل جو ہے وہ چلتی ہے. تو اس وجہ سے رات کو سندھ حکومت اور جو میئر کراچی ہیں وہ شاہراہ فیصل اور جو مین شاہراہیں تھیں ان کو بحال کرنے میں کامیاب تھے, اور رات کو ٹریفک کو بحال کر دیا گیا تھا. اچھا, اگر ہم تیار نہیں ہوتے تو مختلف ویڈیوز جو کہ آپ کے چینلز نے ہی دکھائیں, جو KMC کے انڈر جتنے نالے تھے وہ اپنی کیپیسٹی پہ پانی شہر سے نکال رہے تھے. اگر چوکنگ تھی, جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی اور نالے چوک ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ویڈیوز شیئر بھی کی تھی میڈیا کے ساتھ, اور وہ پورا وقت شہر میں موجود تھے. اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم تیار نہیں تھے, تو میئر کراچی نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی کراچی شہر میں جیسے ہی برسات شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سعدیہ صاحبہ یہ جو آج جو جی ایک سیکنڈ نادر, دیکھیں جو MQM ہے یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں جو تنقید کر رہی ہیں پاکستان پہ, دیکھیں تنقید برائے اصلاح کی جائے نا, ہمیں وہ قابل قبول ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے اور MQM کی طرف سے پریس کانفرنس ہونا شروع ہو جائے, بارش کے درمیان آپ کیسے ایمرجنسی سروسز کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ جب بارش رکے گی تو جب ہی سالڈ ویسٹ ہو, واٹر اینڈ سیوریج ہو, یا باقی جو معاملات ہوں, پولیس ہو, وہ اسی وقت ایکٹیو ہوگی. تو جیسے ہی ختم ہوا بارش کا سلسلہ شہر میں, ویسے ہی میئر کراچی اور باقی تمام ادارے جو ذمہ دار تھے شہر کے, وہ سڑکوں پر موجود تھے. لیکن ابھی آپ سے پہلے امین الحق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتا تو وہ کراچی اور حیدرآباد پر خرچ نہیں کرتے, جتنے فنڈز کراچی میں خرچ ہونے چاہیے وہ نہیں کیے جاتے اور کراچی سے انتقام لیا جاتا ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے, یا فاروق ستار صاحب نے گفتگو بھی کیا جو پریس کانفرنس کی کہ پورے جو سندھ حکومت کے دعوے تھے وہ پانی میں بہہ گئے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تنقید کو؟ دیکھیں نادر, آپ کافی عرصے سے رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں کشتیاں چلی تھیں تو کس کا ناظم تھا؟
इस दफा तो हैदराबाद में कश्तियां नहीं चली थी। जब पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर था, हैदराबाद में भी तो क्लाउड बस्ट हुआ था ना अभी, तो हैदराबाद में कश्तियां तो नहीं चली थी। 2007 में तो हैदराबाद में कश्तियां चली थी ना, याद होगा आपको, नहीं 2005 में शायद कश्तियां चली थी। तो उस वक्त किसका नाजिम था? अच्छा, मैं और आप कराची में रहते हैं, हम कराची के वासी हैं। आप मुझे ये बताएं कि 4-5 दिन के लिए ये शहर बंद हो गया था। आई चुंदरीगढ़ रोड 4 दिन तक बंद रहा था, 200 अमवात हुई थी। तो जो है उस वक्त इस शहर का वो जो दुनिया का नंबर 1 मेयर था, वो इस शहर पे काबिज था। तो अब बात ये है कि बातें करना बहुत आसान है। बारिश हुई है, देखिए एक तो पहली बात ये कि आपने जैसे बात की कि क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये नॉर्मल बारिश नहीं है। 250 to 300 मिलीमीटर कराची का मॉनसून सीजन मैं 20 साल का एवरेज आपको बता रही हूँ, ये नॉर्मल बारिश है, ठीक है। कल एक दिन में 250 मिलीमीटर बारिश, वो भी चंद घंटों में। आप मतलब और ये नहीं था कि एक हिस्से में हो रही है, कि शाहराए फैसल पे हो रही, नहीं, लांडी अपना गुलशन अदीद से लेकर क्लिफ्टन के साहिल तक एक वक्त में 2 घंटे तक एक रफ्तार से कराची में बारिश हो रही थी। कौन सी हुकूमत, आप मुझे ये कहते हैं कि जी मिसालें देते, न्यूयॉर्क तो बहुत जदीद है ना, दुबई तो बहुत जदीद है ना, और उनके पास पैसे की और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम शायद हम तो टच नहीं कर सकते ना, हम तो यही कहते हैं। वो शहर अर्बन फ्लडिंग्स में चले गए, तो हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, कराची मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का, उसकी आबादी फिर अनप्लैन्ड है। हाँ ठीक है, लेकिन साजिया साहिबा, आप क्या समझती हैं कि सिंध हुकूमत को कितना वक्त दरकार होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा मुकम्मल करने में? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगी, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि तमाम गलियों से हमने पानी निकाल लिया है, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन जो भी मेन रोड्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो, वहाँ काम हो रहा है और 50 to 60% इस वक्त शहर बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है। बाकी जो काम है, क्योंकि देखिए कराची जो ये एमक्यूएम वाले बात करते हैं जी हमने ये तरक्की की, हमने ये काम किया, ये अपना सबसे बड़ा कारनामा जो है चाइना कटिंग का, इस शहर में जो इंक्रोचमेंट के नाम, मतलब जो हम कहते हैं ना शहर को इंक्रोचमेंट की जरूरत है, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनको ये बैठा के चले गए हैं। उनके लिए इन्होंने तो उस वक्त तो इनके लोगों ने जो किया है, तो उसकी वजह से शहर में परेशानी है। लेकिन ठीक है, लेकिन साजिया साहबा, अभी आपसे पहले जो अमीनुल हक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग अब ये भी मुतालबा करते हैं कि अगर हमें हकूक नहीं दिए जा सकते तो फिर हमें अलग कर दिया जाए। फिर हाल ही में आपने गवर्नर साहब के कुछ बयान देखे होंगे, वो बड़ा एक्टिव थे, फिर उन्होंने भी एक बयान दिया कि सिंध के बाकी जो इलाके हैं वहाँ से लोग अगर कराची में आते हैं तो वो उनको एडमिशन नहीं देना चाहिए या उनको नहीं आना चाहिए। ये क्या सूरत हाल है? गवर्नर साहब बड़े एक्टिव थे हालिया कुछ दिनों में। गवर्नर साहब, मैंने उनके लिए कहा था कि उनकी बातें जो हैं वो हमेशा से बेतुकी होती हैं और वो बेतुकी बातें करते हैं, उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक अमीनुल हक साहब की बात के हुकूक, कराची को उसके हुकूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलाए हैं। और दूसरी बात ये कि कराची सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची के वासी, देखिए इनको तकलीफ है, जैसे ये कह रहे हैं ना, इनका जो वो था ना, गुरूर था कि कराची का वोट बैंक हमारा है, वो तो बल्दियाती इलेक्शन जब हुए थे ना, तो हमने और हमारी लीडरशिप ने इनकी मिन्नतें की थी कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा लें। ये राह फरार इन्होंने इख्तियार की थी मुख्तलिफ वजूहात बना के। और एक बात आखिरी कि इन्होंने इनका जो कल जो बरसात हुई है ना, एमक्यूएम का जो रहा साहब शहर में था ना, वो कल वो जो बारिश हुई है वो उसमें बह गया।
चल ठीक है साजिद साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, साजिद साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद PTI के रहनुमा शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो कराची की सूरत हाल थी या ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज का एक अगर हम बात करें ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और कराची की, तो क्लाइमेट चेंज का जो एक मसला दरपेश है उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त आज की जो ख़बर सामने आ रही थी, जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कही कि अपोजिशन लीडर्स के हवाले से खान साहब ने नाम दिए हैं। फिर बैरिस्टर अकील मलिक साहब के मुताबिक कि PTI और हुकूमत के दरमियान आने वाले चंद दिनों में मुज़ाकरात जो हैं वो होने जा रहे हैं। इस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज हमने देखा कि कुछ नामों के हवाले से खबर सामने आई कि पहले जो PTI ने कहा था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक नाम नहीं दिए जाएंगे, और अब 2 नाम जो हैं वो दिए गए सेनेट के लिए और कौमी असम्बली के लिए। आप समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पर हुकूमत इत्तफाक कर लेगी या ये मामला भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरह लिंगर ऑन होते हुए देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो एक सीजन सियासतदान है, नजरियाती इंसान है, और जो उनका व्यू है आजकल के ज़माने में उसको लोग हार्ड लाइन कह सकते हैं, लेकिन बातें उनकी ठीक होती हैं। वो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और वो ये बात करते हैं कि जो ये हमारे मुल्क में आइन में जो फायर वॉल हैं, इसको ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कहते हैं कि जी पार्लियामेंट का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, और एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्विस भी है और मिलिट्री सर्विस भी है। तो वो वाली बात करते हैं, वो बातें हुकूमत को भी शायद और मुक्तदरा को जो है वो अच्छी नहीं लगती। अदरवाइज जो है मेरे ख्याल में वो किसी अपोजिशन लीडर के लिए भी और किसी भी अहम जो एक जिद्दोजहद है या मुज़ाहमत है उसके लिए वो इंतहाई मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन है बिकॉज जो खान साहब की तरफ से मैसेज आया है वो ये है कि अगर फिलहाल ये अभी की बात, नाम तो आए हैं लेकिन इस पे अभी अमल दरामद नहीं होगा। कहा गया है कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है कि जिसमें उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई के साथ साथ डिसीट हो जाते हैं, तो तब जो है इसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है। एज इट स्टैंड्स अभी जो है अदालत पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज साहब को भी और उमर अयूब साहब को भी रिलीफ दे रखा है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इनके डिसीटिंग पे या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे मजीद अमल दरामद बंद कर। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, हमने देखा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान मेरे सामने है कि हमसे गलतियां हुई हैं और इसी के साथ साथ 9 मई जो है वो गलत था, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है। क्या इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि PTI कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, या जो हुकूमत या DG ISPR साहब का जो बयान था कि PTI माफ़ी मांगे तो मामला आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि PTI कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है या आने वाले दिनों में 9 मई पर माफ़ी का कोई इस मामले पर कोई आगे बढ़ा जा सकता है, माफ़ी मांगी जा सकती है? देखें, पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल मैटर्स हैं, इस पर DG ISPR को बात करनी नहीं चाहिए। इस मुल्क में आइन और कानून की प्रॉपर बालादस्ती होती तो इस किस्म के बयान ISPR की तरफ से नहीं आते। दूसरी बात यह है कि हम माफ़ी किस चीज़ की मांगे और किस से मांगे, बिकॉज अगर एक बयानिया अक्सर बनाने की कोशिश की जाती है कि जी 9 मई हुआ और बड़ी सोची समझी साजिश थी और DHQ पे भी हमला हुआ और कोर कमांडर लाहौर जो के बाद से 10 मई से या 11 मई से जनाब बन गया, या तनसीबात पे हमला हुआ, एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। और बयानिया जब बनता है उसके अंदर वो बनता है अवाम के लिए, ताकि अवाम उसको सुने और उसको जो है वो अडॉप्ट करे या उसको माने। लेकिन जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो 9 मई की जितनी भी बयानिया थे उसको तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो अगर किसी एक आध सरकारी अफसर की या किसी एक आध फर्द की कोई अना का मसला हो कि उनको अपनी अना की तस्कीन के लिए माफ़ी मंगवाना है तो अलग बात है। बसूरत दीगर जो है 9 मई में तो हम विक्टिम्स थे, मैं पेशावर में था, मेरे सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट हर जगह पे हक है और हम
पेशावर में कम से कम रेड जोन से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 6 हमारे वर्कर्स जो है उनको सीधी गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। 100 से ज्यादा हमारे सामने रीडिंग अस्पताल का रिकॉर्ड चेक कर ले, उनको जख्मी किया गया। तो हम किस चीज की माफी मांगे कि हम मरे भी, हम जख्मी भी हम हुए और उस ऊपर माफी भी मांगे। दूसरी बात यह है कि कोई ट्रांसपेरेंट थर्ड पार्टी कोई तहकीकात हुई है, कोई कमीशन बना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, या इसी तरह की जिस तरह आप ATC के जो ये फैसले देख रहे हैं उनको जो लीगल फ्रेटर्निटी है हमारे मुल्क में या जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उन ATC के फैसलों का लिटरली मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर इन तरीकों से जो है दबाव डाल के आप ये कहा जाए कि नहीं जी आप तो माफी मांगे क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ा जुल्म किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए प्रॉपर। अगर 9 मई के ऊपर कमीशन क्यों नहीं बन सकता अभी तक क्यों नहीं बना? CCTV फुटेज जो खान साहब कह रहे हैं वो जो चोरी हुई है उसका अभी तक क्यों रिकॉर्ड नहीं आ रहा? उसका कोई जिम्मेदार क्यों नहीं आ रहा? ऐसा अगर माफी मंगवानी है तो जिम्मेदारी पहले साबित करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, उसके बाद जो है अगर हमें लेकिन सर जरूर मांगे। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, क्या आने वाले दिनों में, ये कल ही बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा है कि चंद दिनों में PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते हुए वो देख रहे हैं, क्या कोई राब्ता हुआ है इस हवाले से और आप देख रहे हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि सियासी जमातें अगर आपस में बैठ के बात करें उसमें कोई कबाहत है नहीं, अगर कहाँ उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक और बात भी है, अगर मुज़ाकरात की बात हो तो मुज़ाकरात नॉर्मली उनके साथ किया जा सकता है जिसके पास इख्तियार हो। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि ये हुकूमत 17 सीटें जेन्युइनली जीती थी और 2/3 इनको अगलों ने जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दे दी, तो वो तो खुद जो है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है, वो कैसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ असूलों पे हो कि जी कल को फॉर एग्जांपल एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन एक्ट में ऐसी तरामीम हो जिससे आज़ाद और जो है गैर शफाफ इंतखाबात वो हों, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की कोई बात हो, या ऐसी बात हो जिसमें जो मुक़तदरा है या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल सियासत से ख़त्म किया जाए, और सियासतदानों को भी ये जो है ये एक आपस में तहैया कर ले कि उन्होंने भी इक़्तिदार के लिए उनके पास जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाना। तो ऐसी असूलों पे अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो क्यों नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन सर अब ये आपने इलेक्शन के हवाले से बात की या कमीशन की तश्कील के हवाले से बात की, तो आप ही के रहनुमा हैं झगड़ा साहब, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हुआ है उस हवाले से वो तहकीकात का मुतालबा करें, तो फिर सूबे में तो आपकी हुकूमत है, आप नहीं समझते कि फिर एटलीस्ट जो आपके अपने लोगों के मुतालबात हैं आप ही की हुकूमत के हवाले से, तो कम से कम वहाँ तो कमीशन बनना चाहिए? देखें, झगड़ा साहब के मुतालबात 101 सही हैं, सिर्फ एक झगड़ा साहब नहीं है। हमारे पेशावर में 8 कौमी सूबाई असम्बली की सीट है, 1 कौमी असम्बली की सीट जो हम जीत रहे थे और आखिरी मौके पे जो है वो हमें हरवाई गई। उन सब की तहकीकात होनी चाहिए। जो बात ठीक है उसको हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और ये मेरे ख्याल में इसमें काफी देर हो गई कर दी सूबाई हुकूमत ने, अभी भी वक्त है, जितनी जल्दी इसके ऊपर जो है कमीशन बने तो जरूर बनना चाहिए। इस बात को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं जिस तरह आपको कहा, एक असूल की बात है, जहां पे असूल से हट के बात होगी हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि AP में कमीशन जो है अभी तक बन जाना चाहिए था, अगर अभी तक नहीं बना तो उसको अब बन जाना चाहिए, ये जरूरी है। उसी तरह अगर 9 मई की बात है तो उसके ऊपर भी कमीशन बनाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, गैर जानिबदार लोग आए। तो जहाँ पे बात असूल की होगी वो हम अक्रॉस द बोर्ड उसको कहेंगे। हमारी गलती होगी तो हम कहेंगे हाँ हमने यहाँ पे गलती किया है, अगर अगलों की होगी तो वो भी पॉइंट आउट करें। ठीक, चल ठीक है। शेर अली अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नादरीन, अली अरबाब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे थे कि आने वाले चंद दिनों में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो PTI भी उसको वेलकम तो ज़रूर कर रही है, लेकिन साथ में उनके खदशात ज़रूर हैं कि इस हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करते हैं तो उनके पास इख्तियारात नहीं है। अब देखें कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब की इस गुफ्तगू के बाद चंद दिनों में क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।